नमस्कार, स्वागत है आपका साक्षात्कार में और मैं हूं आपके साथ दिव्य सहगल। साक्षात्कार में आज हमारे साथ हैं विवेक शेजवलकर, सांसद ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र। विवेक जी सहज सरल नाम है, भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस से जुड़े रहे हैं, 2 बार पहले भी ग्वालियर में महापौर रहे और वर्तमान में जिम्मेदारी ग्वालियर सांसद के रूप में है। आज इनसे मुखातिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कोरोना के बारे में, संगठन के बारे में, उपचुनाव के बारे में, मौजूदा राजनीतिक हालातों के बारे में। तमाम सारे सवालों के जवाब आज विवेक जी से हम लेंगे। विवेक जी, स्वागत है आपका साक्षात्कार में एस न्यूज़ मध्य प्रदेश में। जी नमस्ते। मोदी सरकार पार्ट 2 1 साल पूरा हो चुका है और इसके साथ साथ आपका भी जो निर्वाचित हुए 1 साल हुआ है वो पूरा हो चुका है। अपनी लोकसभा क्षेत्र को, देश को और मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 वर्ष को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मोदी 2 जिसको मीडिया वाले बोलते हैं, खासकर दूसरा कार्यकाल मोदी जी का 1 वर्ष उसमें पूरा हुआ है 30 मई को। और ये 1 वर्ष उपलब्धियों भरा रहा है। मेरा ये मानना है कि इन 1 वर्षों में कई सारे काम इस तरह हुए हैं जो पहली सरकारें उसको नहीं कर पाई या करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसी दौरान कोरोना आ गया, कोरोना काल में हम उसके जूझ दौरान रहे हैं। कोरोना आया। कोरोना भी एक ऐसा संकट है कि जो सारी दुनिया आज इस संकट से घिरी हुई है और अपने अपने तरीके से प्रत्येक देश इससे मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने भी मोदी के नेतृत्व में, आप सब जानते हैं कि एक दिन पहले बार जनता कर्फ्यू हुआ, फिर लॉकआउट किया गया। हम लोगों ने मोदी जी के आह्वान पर थाली और घड़ियाल घंटे बजा करके उन लोगों का सम्मान किया जो इस कोरोना काल में भी अपने जीवन को खतरे में डालकर हम सब अच्छी तरह रह सके, इसलिए जोखिम उठाकर उन्होंने काम किया। मोदी जी के एक आह्वान पर वो दोनों के दोनों कार्यक्रम ऐसे सफल हुए कि ये मोदी जी को भी भरोसा हो गया, दुनिया को भरोसा हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आह्वान पर कोरोना जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं हम रोक नहीं पाए या हम उसमें नाकामयाब रहे। ये सवाल मोदी जी पर भी खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े होते हैं, प्रदेश सरकार पर भी खड़े होते हैं। जब लॉकडाउन किया गया था तब हम महज 1000 के नीचे के आंकड़ों पर थे, आज हम 4 लाख पर पहुंच रहे हैं। देखिए 1.5 लाख के बाद हम अनलॉक 1 की तरफ चले गए। देखिए, लॉकडाउन जो किया गया था वो एक तरह से जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक तरह से नहीं था, तैयार नहीं था। इस लॉकडाउन के पीरियड में एक बहुत मौका सभी सरकारों को मिला, चाहे प्रदेश की सरकारें हो चाहे देश की सरकार हो। और इस कार्यकाल में एक तरह से हमने उस कोरोना को फैलने से भी रोका, प्रभावी तरीके से रोका, पर रुक नहीं पाया। आज 4 लाख तक हम देश में पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी देखिए मध्य प्रदेश में 12,000 तक पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट्स लोग इसके पहले भी कह रहे थे कि जब इस तरह का खुलेगा तो एक सर्ज जरूर आएगा। पर मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आज भी उसका मुकाबला सारे प्रदेश कर रहे हैं और देखिए उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश एक समय ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या विस्फोट होने वाला है, पर मध्य प्रदेश में अब सफलतापूर्वक हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया। इंदौर में वो स्थिति नहीं रही जो आज से 15 दिन पहले थी। बाकी प्रदेश में भी सभी तरफ से अब एक खबर समाचार आ रहे हैं कि हमने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया। पर मध्य प्रदेश में भी 500 मौतें, तकरीबन 12,000 तक हम संक्रमण में फैल चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। भोपाल, इंदौर, ये जो ज़िले हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ग्वालियर में भी अब धीरे धीरे कोरोना पैर पसार रहा है। एक जानकारों की अगर माने तो एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आता है कि ये जो लॉकडाउन किया गया ये कहीं ना कहीं प्लान्ड लॉकडाउन नहीं लगा, एकदम लॉकडाउन कर दिया गया। इससे प्रभावित हुए प्रवासी मजदूर, स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा लोग, जो अगर इसको प्लान करके 3 दिन बाद एकदम लॉकडाउन नहीं किया जाता, 3 दिन बाद लॉकडाउन किया जाता, तो जो असुविधा हुई, जो मौतें हुई मजदूरों की, उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते थे। देखिए, ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में अगर लॉकडाउन अभी भी कुछ लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन में करने में देरी की, तो जब लॉकडाउन किया तब ये आलोचना हो रही है कि जल्दी क्यों किया। देखिए दोनों बातें, लॉकडाउन किया उसमें देरी की, पर लॉकडाउन प्लान नहीं किया, ये सवाल। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऐसी समस्या सारे विश्व के सामने थी कि जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, आज भी पता नहीं है। और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका मुकाबला किया।
आप आज कह रहे हैं, आलोचना कर भी रहे हैं, पर यह भी बात उतनी सही है कि सारे विश्व ने मोदी जी ने जो जिस तरह से हैंडल किया है कोरोना का संघर्ष में, जिस तरह मोदी जी जनता को साथ लेकर के और संघर्ष में है, उसकी सभी दुनिया ने प्रशंसा की है। और उतना ही नहीं है, जब उसका रेटिंग किया गया तो माध्यम और मोदी का नंबर 1 था, जिन्होंने सारी दुनिया में अनेकों देशों के बीच जो अपने देश को संघर्ष के रास्ते पर ले जाने का जो काम किया, उसमें मोदी का नंबर 1 हम देश में भी चौथे नंबर पर हैं संक्रमण पर। देखिए, संक्रमण पर चौथे नंबर पर हैं। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है आज, इसके बाद भी जो दूसरे पैरामीटर देखिए जो जिसकी तुलना अपन कर सकते हैं, डेथ रेट हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं उसके बाद पॉजिटिव बहुत कम आ रहे हैं। कुल मिलाकर के आज भी ग्वालियर की बात की संख्या ये इस पर भी एक सवाल है कि टेस्टिंग की संख्या हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम हॉस्पिटल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम वेंटिलेटर्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एक सवाल के घेरे में। वो भी हम बढ़ा रहे हैं, और जहाँ तक वेंटिलेटर का सवाल है वो भी हम बढ़ा रहे हैं। आज से 2 महीने पहले ये स्थिति थी कि वेंटिलेटर हमारे यहाँ बनते नहीं थे, PPE किट्स हमारे यहाँ नहीं बनती थी। कुल मिलाकर के लोग जो बार बार ये जो लॉकडाउन की आलोचना करते हैं कि जल्दी कर दिया या प्लान करके नहीं किया, देखिए इसी कार्यकाल में ये सब हुआ है। MSME ने PPE किट्स बनाना चालू किया, वेंटिलेटर बनाना चालू किया। इतना ही नहीं, आज हम तो कोरोना संघर्ष कर ही रहे हैं, पर हमारे देश के जो दवा निर्माता हैं वो लोग विदेशों को दवा सप्लाई कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। केवल हम अपने देश का संघर्ष तो कर ही रहे हैं, पर दुनिया का भी हम संघर्ष कोरोना का खिलाफ जो है उसमें अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता। एक बड़ा सवाल आता है, तो मेरा मानना है कि मेरा इसलिए मानना है कि लॉकडाउन जो है वो सफल रहा। इसके बाद जो अभी जो स्थिति है वो भी अनपेक्षित नहीं थी। जिस तरह से मजदूर आए हैं और उनको बहुत दिन तक वहाँ पर एक जगह पर रखना भी, राजनीति हुई, कहीं बसों की राजनीति हुई, कहीं उनके पहुँचने की राजनीति हुई, कहीं उनके ठहरने पर राजनीति हुई, ये दुखद है। देखिए, मेरा मानना है कि ये इस बात को मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक स्टेज ऐसी आई कि जो मजदूर थे उनमें एक तरह से पैनिक फैला, और वो पैनिक के चलते जो है हर एक को ऐसा लगना कि अब तो घर जाना चाहिए जी। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पैनिक सिचुएशनल था। इसके लिए मैं भी मानूंगा परिस्थिति ऐसी थी। और कुछ मेरे जो विपक्ष के लोग थे मैं उनको भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार उसके लिए मानता हूँ कि जिस तरह इस सारे कार्यकाल में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की आवश्यकता थी, उसमें कई लोगों ने इसमें राजनीति करने का प्रयास भी किया, कुछ नौटंकी जैसे प्रयोग भी किए गए। कुल मिलाकर के थोड़ा सा वातावरण, विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने बात मानी नहीं। विपक्ष के एक नेता बड़े समय से आगाह कर रहे थे कि वर्ल्ड में हेल्थ इमरजेंसी की ज़रूरत है और उस तरह से हालात निर्मित हो सकते हैं, पर उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। देखिए, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया, उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ, जितने बार भी लॉकडाउन का बढ़ाया गया है और उसके पहले सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से 1-to-1 चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। सबकी राय लेकर के सबके प्रदेशों में जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति के अंदर किस तरह के काम वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये उनसे जान करके उसके बाद ही कोई निर्णय लिया गया है। और अब तो इस बार तो ये भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकारें जो हैं अपने हिसाब से इसको डील करें। एक गाइडलाइन सेंटर ने प्रसारित कर दी थी और उसके हिसाब से आप जानते हैं कि अब सब प्रदेशों में अपने अपने हिसाब से लोगों ने गाइडलाइन बनाई है। तो कुल मेरा मानना है कि लॉकडाउन के पीरियड में जो केंद्र सरकार जो करना था वो उन्होंने बखूबी किया है। अब आगे जिम्मेदारी जो है हम जनता की है। पूरे प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं उन लोगों को अब इस बात के लिए तैयार रहना है कि किस तरह हम इस संघर्ष को सफलतापूर्वक आखिर तक ले जाते हैं और फाइनली हम इसमें विजय प्राप्त करते हैं। मैं इस पर आपसे ग्वालियर पर भी बात करना चाहूँगा। उससे पहले एक सवाल केंद्र से जुड़ा हुआ कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक दी जाती समय रहते तो इस संक्रमण को इतने वृहद स्तर पर फैलने से रोका जा सकता था। देखिए, जैसे ही पता लगा था इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी गई थी, उसमें बहुत देर कर दी गई, रोकी गई थी। और जब चल भी रही थी तब भी यहाँ पर चेकिंग हो रही थी। तब भी जो है आपको शायद जानकारी होगी सेना के अस्पताल में तब भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। लॉकडाउन प्रारंभ होने के पहले से सारी तैयारियाँ चल रही थी। तो एकदम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने इसके लिए एहतियात नहीं बरता। सरकार एहतियात बराबर बरत रही थी और जब समय योग्य माना सरकार ने तो लॉकडाउन का घोषणा की। और उसके लिए एक तरह से मेंटली जनता को तैयार करने के लिए 2 प्रयोग जो मोदी जी ने किए, एक तो एक दिन जनता कर्फ्यू का प्रयोग था और एक दिन लॉकडाउन किया गया था। तो मेरा मानना है कुल मिलाकर के मोदी जी ने एक तरह से जनता को विश्वास में लेकर और समय की नज़ाकत को देखकर और कोरोना से संघर्ष में
हमको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रख के लॉकडाउन की घोषणा की। और आज हम परिणाम ये देख रहे हैं, आज लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं किया होता तो पता नहीं आज हमारे भारत की स्थिति क्या होती। आज इस देश की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हम नहीं समझे कि हमारा संकट टल गया है। आज और ज़्यादा अधिक चौकस रखने की ज़रूरत है। आज जब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन खुला है तो कई स्थानों पर हमें भीड़ देखने को मिलती है, बाज़ारों में कई स्थानों पर ऐसी स्थिति बनती है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, तो उसको करने की बहुत ज़रूरत है। अब वास्तव में आज जनता को अपने कर्तव्य पूरा करने की स्थिति में हम हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि जनता समझेगी भी और हम इस संकट से जरूर पार पाएंगे। ग्वालियर पर आपके संसदीय क्षेत्र पर बात करूंगा, इधर कोरोना को किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपके संसदीय क्षेत्र को लेकर किस तरह की प्लानिंग है और आने वाले समय में कितना इसका असर? भाई देखिए, जैसे यहाँ पर लॉकडाउन का मतलब घोषणा होने के पहले मैं यहाँ पर शायद 20-21 मार्च को आया था पार्लियामेंट से। सबसे पहले मैंने यहाँ आकर के यहाँ पर प्रशासन से कहा था कि आप चेकिंग की स्पीड बढ़ाइए, टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाइए। और तब जब मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर सुविधाएं जुटाने की ज़रूरत है तो मैंने अपनी सांसद निधि के बारे में अनुमति तो बाद में दी सरकार ने कि इसके लिए हम लगा सकते हैं, पर तभी 2 दिन पहले मैंने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए मैंने यहाँ ग्वालियर के अस्पताल के लिए दिए, जिससे कि उसको अपडेट किया जा सके। और 10-10 लाख रुपए मेरे जो लोकसभा क्षेत्र की करेरा और पोहरी विधानसभाएं हैं उन दोनों के लिए दिए। तो कुल मिलाकर के डे 1 से हम लोग लगातार स्थिति के ऊपर नज़र रखे हुए थे। डबरा आपकी विधानसभा है, आपके संसदीय क्षेत्र में आता है। डबरा में कहीं ना कहीं परिणाम देखिए, डबरा में जो बाहर से लोग आए उसके कारण वहाँ पर फैला है और ये स्थिति कई स्थानों पर बनी है। पर मेरा मानना है कि जो भी कुछ अभी ग्वालियर के अंदर देखने को मिला उसमें अधिकतर वो लोग थे जो बाहर से आए थे और सरकार ने पूरी मुस्तैदी से ये प्रयास किया कि उनको आइडेंटिफाई कर उनकी जांच हो। लोग भी जागरूक थे। मेरे भी 2-3 मित्र बाहर से आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज हम आने वाले हैं, आप बता दीजिए प्रशासन को कि हमारा टेस्ट हो। शहर में घुसने के पहले उन्होंने उसके टेस्ट कराए। सौभाग्य से जो नहीं आए पॉजिटिव, उन्होंने घर पर 14 दिन क्वारंटाइन रहा। तो कुल मिलाकर के जनता का सहयोग और प्रशासन की चुस्ती और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये आज की तारीख में मेरा मानना है कि सबसे बड़ी उपाय है। क्योंकि आज भी स्थिति है कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है, कहने की स्थिति में नहीं है कि इसके लिए वैक्सीन कब आएगा, इसका दवाई कब बनेगी। जी, उसकी दिल्ली तो अभी दूर है, उसकी दिल्ली दूर है, सर्टन नहीं है, अनसर्टन है कि अभी कितना समय उसमें लगेगा। पर फिर भी हमारे लेवल पर जितना हम बेहतर कर सकते हैं, जितनी हम सुरक्षा बरत सकते हैं, वो हम सबकी ही जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षा को बरतें। संडे को लेकर एक सवाल करूंगा प्रशासन की तरफ से कि भाई संडे को कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आज भी बाज़ारों में थोड़ा भीड़ रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन गंभीरता से हो। जी, इस दृष्टि से मेरा मानना है कि रविवार को जो लॉकडाउन रखा गया है वो एक अच्छा कदम है। कहीं कहीं तो मेरे ख्याल से 2 दिन भी रखा गया है मेरी जानकारी के हिसाब से। हम लोगों ने दुकानों का समय 7 बजे तक किया है। उसका भी यही कारण है कि कुल मिलाकर के आज ऐसी स्थिति नहीं बने कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो और एक विस्फोट की स्थिति बने। इस दृष्टि से मेरा मानना है कि ये कदम अच्छा उठाया गया है, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, संक्षेप में जवाब चाहूँगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपकी पार्टी में आ गए हैं, मध्य प्रदेश में 24 जगहों पर उपचुनाव होना है, किस तरह से उपचुनाव को देखेंगे? इस बीच पोस्टर विवाद भी होता है, फ्लैक्स को लेकर भी सिंधिया जी के सम्मान पर भी बातें आती हैं, ऑडियो वीडियो भी बहुत सारे वायरल होते हैं। तो मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें खासतौर से 24 उपचुनाव किस तरह से? जो 24 विधायकों ने और कुछ मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया है, वास्तव में 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बननी चाहिए थी, पर जो कुछ गलतियां रही होंगी या जो कुछ घटनाक्रम चला, हम चूक गए। और इसलिए मैं इन सभी विधायकों का और मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने में उन्होंने मदद की। वो लोग भी इस बात से पूरी तरह, पर लोकतंत्र के लिहाज से जब सरकार गिरती है या गिराई जाती है, आरोप इस तरह के भी आते हैं, गिराई जाती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप आते हैं, तमाम सारी चीज़ें, पर लोकतंत्र द्वारा, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को बदला जाना या बदल गई वो, ये एक स्वस्थ राजनीति के हिसाब से किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो लोग थे, ये वास्तव में जो वादे करके सरकार सत्ता में आई थी वो वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। इस बात का इन सबको बहुत ज़्यादा मलाल भी था और
जनता के सामने जवाब देने में उनके पास कोई बहाना नहीं था। दूसरा ये जो सिंधिया जी वाला इशू था, जो अपने बड़े नेता का सम्मान जो सरकार या पार्टी नहीं कर पाएगी, वो जनता का क्या सम्मान करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। और कुल मिलाकर के इन लोगों ने इस जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को इस कांग्रेस से के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने छोड़ा। बीजेपी के लिए अब ये बड़ा सवाल है कि उन 24 चुनावों को जीतना, प्लस जो आपके नए साथी जुड़े हैं, जो आपका कुनबा बड़ा है, जो आपका परिवार बढ़ गया है, अब उनको आपस में तालमेल बिठा पाना, क्या ये तालमेल बीजेपी बिठा पाएगी? देखिए, उसका प्रयास हमने प्रारंभ कर दिया है। मेरी ग्वालियर लोकसभा में 5 उपचुनाव होने हैं। ग्वालियर जिले में 3 विधानसभाएं और शिवपुरी जिले में 2 विधानसभाएं। मैंने आज से लगभग करीब 8-10 दिन पूर्व से ही इन 5 विधानसभाओं के दौरे मैंने किए हैं। हमारे जो मंडल होते हैं, उन मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन सबकी बैठकें मैंने ली हैं। उसमें जो कांग्रेस विधायक उस क्षेत्र छोड़ करके आए हैं, वो भी उसमें शामिल थे। और एक तालमेल बनाने का प्रयास हम लोगों ने नीचे लेवल पर भी किया है। जैसे ऊपर तो 2 दल मिल गए, पर अभी दिल मिलने बाकी है, ऐसा हमको लगता था। और ये दिल मिलने ग्राउंड लेवल सवाल है। ग्राउंड, देखिए, अभी कोई सवाल नहीं है, अभी तो प्रक्रिया चल रही है और इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। सवाल ये है कि वो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, आप वो दिल मिला पाएंगे, वो सामंजस्य बैठ पाएगा, कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा, यही सवाल है। हाँ, बिल्कुल बैठेगा। और वो इसलिए बैठेगा कि देखिए, जो छोड़ करके आए हैं उनका भी उद्देश्य यही था कि इस प्रदेश को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाना, और हमारा भी वही उद्देश्य है। तो उद्देश्य दोनों का एक ही है। कुल मिलाकर के जो काम करने की पद्धति है, वो उसमें थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है। चलिए, अंत में एक सवाल। कुल मिलाकर के पूरा तालमेल बैठेगा और हम सभी सीटें जीतेंगे। जो हमारा चंबल ग्वालियर संभाग है, इस पर बहुत बड़ा दारोमदार है। करीब 16 सीटें यहाँ से, बिल्कुल चंबल की 16 सीटें, पूरा भरोसा है कि हम 6 सीटें हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो आज हमारे साथ साक्षात्कार में मेहमान रहे विवेक सिंह जुवलकर, सांसद ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र। मोदी सरकार 2.0 एक साल की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि बेहतर काम किया है। 3 तलाक, धारा 370 और CAA, NRC, तमाम सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने तारीफ की। सवाल ये भी रहे कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के संगठनात्मक सवाल पर बोलते हैं कि हमारी तैयारी पूरी तरह से है। 24 उपचुनाव को लेकर, 24 उपचुनाव में जो नए मेहमान भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़े हैं, उन मेहमानों का स्वागत है। दल मिल चुके हैं, दिल मिलाने की बात कही है। कितना प्रयास इनका कारगर साबित होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ग्वालियर में लॉकडाउन को कहते हैं कि जो संडे को लॉकडाउन किए जाने की बात प्रशासन द्वारा कही गई है, ये एक सही फैसला है। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस को हम सबको मिलकर ही हराना है, इस तरह का संदेश देते हैं। तो आज के लिए साक्षात्कार में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश झा और शैलेश मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।